Assalamu alaikum dear student of class 10th. As I have sent you lecture about osmotic adjustment in plants, so now I will like to explain it by myself. So there are three categories of plant on the basis of osmotic adjustment: the hydrophytes, halophytes and xerophytes. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हाइड्रोफाइट्स। ये पानी में रहते हैं, कम्प्लीटली या पार्शली सबमर्ज हुए होते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है, और इनको वाटर शॉर्टेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इनके पास पानी बहुत ज़्यादा होता है और ये हर वक्त उसको रिमूव करने के बारे में सोचते हैं। तो इसके लिए इनके अंदर कुछ अडॉप्टेशंस हैं, ठीक है। दे हैव डेवलप मैकेनिज्म फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। अब इनके पास क्या एडॉप्टेशन है, इनके पत्ते चौड़े होते हैं, जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं ऊपर वाली साइड पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एवोपरेट होके जा सके और इस तरीके से वो अपना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं। इसकी एग्जांपल आप पास आ जाती है वाटर लिली, जिसकी पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ज़ीरोफाइट, ये सबसे लास्ट में कैक्टस प्लांट्स की जो दिखाई गई है पिक्चर, ठीक है। सहरा में उगने वाले पौधे, ज़ीरो कहते हैं डेजर्ट इन्वायरमेंट को। तो ज़ीरोफाइट्स हैं, ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं और इनके पास पानी की शॉर्टेज होती है। उसके लिए इनके पास क्या एडॉप्टेशन है, थिक वैक्सी क्यूटिकल है। इनकी स्किन बहुत चौड़ी, बहुत मोटी होती है, ठीक है, और उस पर वैक्स लगा हुआ होता है जो वाटर प्रूफ होता है और इनमें से पानी को एवोपरेट नहीं होने देता। ये इनकी एपिडर्मिस यानी कि स्किन के ऊपर लगा हुआ होता है वैक्स, जो कि वाटर लॉस को होने से बचाता है और इंटरनल टिश्यू को ड्राई एनवायरनमेंट से बचने से में हेल्प करता है। इसके अलावा अब जो हेलोफाइट्स थे उनके पास स्टोमेटा बहुत ज़्यादा थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एवोपरेट हो, इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये जो ज़ीरोफाइट्स हैं, इनके पास पानी क्योंकि बहुत कम है, तो लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, ताकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम से कम हो, यानी कि वाटर कम से कम एवोपरेट होके एनवायरनमेंट में जाए, ठीक है। सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सॉइल। इनकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं ताकि ये मिट्टी के अंदर से, जो ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर है, उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके। तो इनकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं, ठीक है। सम ज़ीरोफाइट हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। कोई सहरा में उगने वाले पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर स्टेम होती है, ठीक है। स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनकी स्टेम्स में और रूट्स में। पैरेन्काइमा के डेड सेल्स हैं जो स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ज़ीरोफाइट में की स्टेम और रूट्स में स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि फोम की तरह होते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मेक्स देयर स्टेम और रूट्स वेट एंड जूसी। इससे उनकी रूट्स और स्टेम बहुत गीली और जूसी हो जाती हैं, और जिन्हें हम सकुलेंट ऑर्गन्स कहेंगे। फिर क्यों सकुलेंट? ताकि वो पानी सक करते हैं, तो पानी को अपने अंदर फोम की तरह सक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए फिर ऐसे प्लांट्स की रूट्स को और स्टेम को हम क्या कहेंगे? सकुलेंट ऑर्गन्स। इसके एग्जांपल है कैक्टी, ये थोर का पौधा है, ठीक है, जो कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाया गया और अक्सर आपने ये प्लांट देखा होता है। सबसे लास्ट है हेलोफाइट, और ये थोड़े से मुश्किल हैं और पिक्चर में ये दरमियान में दिखाए गए हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में नहीं रहते हेलोफाइट्स की तरह। ये रहते तो वाटर में है, लेकिन वो वाटर फ्रेश नहीं होता बल्कि साल्टी वाटर होता है। हेलो का मतलब याद है आपको? हेलो मीन्स साल्ट, हेलोजन, साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। इसी तरह ये हेलोफाइट्स हैं जो कि साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि समुंदर का पानी आप सबको पता है कि नमकीन होता है। हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर एंड अडॉप्टेड टू साल्टी इन्वायरमेंट। इनकी अडॉप्टेशन ऐसी हो जाती है कि ये नमक वाले पानी में रहते हैं। ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स। पानी हर वक्त इनके सेल्स में से निकलने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समुंदर में पानी कम है और नमक ज़्यादा, और प्लांट में नमक कम है और पानी ज़्यादा है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि प्लांट की बॉडी में से पानी निकल के समुंदर में जाना शुरू हो जाता है और बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इनटू हाइपरटोनिक सी वाटर, ठीक है।
कि साल्ट जो है वो आता है, साल्ट हायर कंसनट्रेशन से लो की तरफ आता है, यानी कि समुंदर से प्लांट की तरफ, और वाटर जो है वो हायर से लो की तरफ जाता है, यानी कि प्लांट से समुंदर तक। तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है, ठीक है। Salt enter in the bodies of such plant due to higher concentration in sea water. On the other hand, water tend to move off the cells into hypertonic sea. Hypertonic किसे कहते हैं? जहाँ पे नमक ज़्यादा और पानी कम हो। When salt enter into the cell, अब प्लांट क्या करेंगे? चालाकी करेंगे कि जब अब आपने ऊपर पढ़ा कि साल्ट एंटर इन द बॉडी ऑफ प्लांट, साल्ट बॉडी में आ रहा है प्लांट की, तो प्लांट क्या करेंगे? इस सॉल्ट्स को जमा करते रहेंगे, नमक को सेव करना शुरू कर देंगे। प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट, यानी कि पैसिवली तो आ रही है ना साल्ट हायर से लोअर की तरफ, ये एक्टिवली भी लेना शुरू कर लेंगे, यानी कि जब ज़्यादा हो जाएगा फिर भी और ज़्यादा, और इतना ज़्यादा नमक लेंगे कि अपने आप को समुंदर से भी ज़्यादा हाइपरटॉनिक कर लेते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जब प्लांट समुंदर से भी ज़्यादा हाइपरटॉनिक है, यानी कि प्लांट में समुंदर से भी ज़्यादा नमक हो गया और पानी कम हो गया, तो पानी फिर बाहर से प्लांट की बॉडी में आना शुरू हो जाएगा, जिससे फिर प्लांट को जो है वो वाटर शॉर्टेज से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वैक्यूल, अपने वैक्यूल में बहुत सारा सॉल्ट जमा कर लेते हैं। सॉल्ट आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, फिर सॉल्ट को बाहर भी नहीं जाने देते। सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन इवन मोर हाइपरटॉनिक। सैप क्या होता है? प्लांट के अंदर जो वाटर और मिनरल्स का और सॉल्ट का मिक्सचर होता है, तो कहते हैं सैप जो है वो सी वाटर से भी ज़्यादा हाइपरटॉनिक या नमकीन हो जाता है। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल, अब पानी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, अब बल्कि पानी उल्टा समुंदर से भी प्लांट में आएगा, क्योंकि प्लांट समुंदर से भी ज़्यादा हाइपरटॉनिक हो गया। इसके एग्जांपल है सी ग्रासेस, जो कि समुंदर में आने वाली डिफरेंट ग्रासेस हैं। एक रिकॉल करा रहे हैं आपको डेफिनेशन, ये आपने ख़ुद पढ़नी है, 9th में हमने बहुत डिटेल से पढ़ी थी। उसके बाद है जी होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस किस तरह से होम्योस्टेसिस करते हैं। लाइक अदर कम्प्लेक्स एनिमल्स, ह्यूमंस आर हाईली डिवेलप्ड सिस्टम फॉर होम्योस्टेसिस। अब ह्यूमन किस तरह से होम्योस्टेसिस करते हैं? इनके लंग्स जो हैं वो होम्योस्टेसिस का मतलब याद करें कि अपनी बॉडी में वाटर, सॉल्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट को और टेम्परेचर को रेगुलेट करना, यानी कि एक ख़ास हद तक अपने बॉडी टेम्परेचर और ये सारे मामलात को मेंटेन रखना एनवायरनमेंट के अगेंस्ट होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब लंग्स होम्योस्टेसिस में किस तरह हेल्प करते हैं कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बैलेंस रखते हैं। स्किन क्या करती है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, यानी कि हमारे अंदर गैसेस के होम्योस्टेसिस के लिए क्या है? लंग्स हैं, और बॉडी टेम्परेचर के होम्योस्टेसिस के लिए स्किन है, ठीक है। स्किन के काम है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, और इसके अलावा स्वेटिंग के ज़रिए एक्स्ट्रा वाटर को भी रिमूव करती है और सॉल्ट को भी। किडनीज़ का क्या काम है? ये एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड को ब्लड में से निकाल के यूरिन में डाल के हमारी बॉडी से ये सारा गंद साफ़ कर देते हैं। तो सबसे पहले स्किन के बारे में पढ़ देते हैं। अवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स हैं, एक है एपिडर्मिस है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, जब यानी कि एक एपिडर्मिस है और एक डर्मिस है जो कि इनर लेयर है और उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। कभी आपको गहरा कट लग जाए तो आपको पता चलता है कि ऊपर वाली लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं है, लेकिन नीचे वाली लेयर में ब्लड वेसल्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं इसमें, जो हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताती हैं, जैसे हमारा हाथ जल जाए या दुख जाए तो दर्द की सेंसेशन के ज़रिए से हमें इन्फॉर्म करती हैं। इसके अलावा स्वेट है, यानी कि स्वेटिंग का भी काम करती है हमारी बॉडी में से पसीना, और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। जिस तरह अब आजकल गर्मी है तो आपके मुंह पे सुबह ऑयली सोया होता है, फिर आप मुंह धोते हैं। इसके अलावा हेयर्स और फैट सेल्स भी इसमें मौजूद होते हैं, यानी कि आपकी स्किन में ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग, स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स होते हैं और फैट सेल्स होते हैं। स्किन जो है ये रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी, आपकी स्किन के नीचे चर्बी की एक लेयर है जो कि हीट को बाहर आने से रोकती है, ठीक है, और बाहर की हीट को अंदर आने से भी रोकती है और ठंड से भी हमें बचाती है।
कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर्स। अब आपके जो बाल हैं बाजू वगैरह पे, ये नीचे से सारे एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, यानी कि नीचे से डर्मिस में अगर एक धागा खिंचता है तो आपके सारे बाल खड़े हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आप कोई ख़तरनाक बात सुने या तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं गूस बम्प्स, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपको एकदम बॉडी में ठंड की एक लहर सी दौड़ जाती है, ठीक है। और अंदर से फिर हेयर के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो एक पूरी ब्लैंकेट की तरह आपके बालों को खड़ा कर देते हैं, और वो बाल फिर अपने अंदर गर्म हवा को पकड़ के हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये इसके रोंगटे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ठंड लगे तो इस तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर ये हेयर्स अपने अंदर गर्म हवा को पकड़ के रखते हैं और आपकी बॉडी को थोड़ा सा मेंटेन रख देते हैं। Similarly, skin help in providing cooling effect when sweat is produced by sweat glands। बाज़ औक़ात हमें बहुत ज़्यादा जब गर्मी आती है तो हमारी बॉडी में से वाटर को एवोपरेट करा के स्वेट प्रोड्यूस करके एक्स्ट्रा हीट को भी रिमूव करवाने का काम करती है स्किन, और एक्स्ट्रा बॉडी हीट को एवोपरेशन के ज़रिए हमारी बॉडी में से निकाल देती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिक एसिड जो है वो भी पसीने में आते हैं। बाज़ औक़ात आपने अगर डार्क कलर के कपड़े पहने हुए हों और आपको बहुत पसीना आए, जब वो खुश्क होंगे तो उसमें आपको सफ़ेद लेयर नज़र आएंगी, तो उसमें ये बाकी सॉल्ट वगैरह भी मौजूद होते हैं। इससे ये साबित होता है कि सादा पानी नहीं निकलता, बल्कि साथ कोई वेस्ट भी, सॉल्ट, यूरिक एसिड भी हो सकते हैं। लंग्स के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि वो किस तरह आपके बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को मेंटेन रखते हैं और सेलुलर रिस्पायरेशन का काम करवाते हैं, और सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के टिश्यू फ्लूइड में बेचते हैं और वहाँ से ब्लड में, और ब्लड फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग में लेके जाता है और वहाँ से रिमूव कर देता है। यानी कि जब हमारे सेल्स बॉडी के सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू के जो पानी लगा होता है उसमें डाल देते हैं। फिर वहाँ से वो ब्लड में जाके ब्लड से लंग्स में, एल्वेओलस में जाती है और वहाँ से ट्रैकिया के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाती है, ठीक है। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था।